नमस्कार, स्वागत है आपका सत्यहिंदी.com पर। मैं हूं नीलू व्यास। आज बात करते हैं उत्तराखंड के उस टनल कोलैप्स की, जो कि सिलक्यारा बरकोट टनल। आपने देखा है कि कई दिनों से न्यूज में है। 12 नवंबर को जब पूरा देश दिवाली मना रहा था, तो 41 मजदूर एक टनल में, जिसका नाम है सिलक्यारा टनल, वो उत्तरकाशी में, वो 41 मजदूर उस टनल में दब गए। किसी की मौत की खबर अभी नहीं है, लेकिन चर्चा इस बात की हो रही है कि ये 41 के 41 मजदूर कब बाहर निकलेंगे। अभी कल सरकार ने कुछ ऐसी तस्वीरें जारी की हैं। एक एंडोस्कोपिक कैमरा पाइप के जरिए डाला गया था, और उस कैमरे से ताजा तस्वीरें जो मजदूरों की आई हैं, उसमें वो हेलमेट्स और जैकेट्स पहन के दिख रहे हैं। उसके बाद उनको खिचड़ी, ड्राई फ्रूट्स, फल, आज पहनने के कपड़े वगैरह उनको डाले गए हैं। और अभी जो एक 5 पॉइंट प्लान जो सरकार ने इंप्लीमेंट किया है, जिसके जरिए हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ड्रिलिंग हो रही है, यूएस की ऑगर मशीन्स को लगाया गया है। और लेकिन ये सारी चीजें पहले दिन संभव नहीं हो पाई, क्योंकि वहां पर टनल के अंदर मलबा बहुत ज्यादा था और मजदूर काफी पीछे थे। और अब पूरी जो ताकत है सरकार की, वो यही है कि किसी तरीके से ड्रिलिंग हो, और ड्रिलिंग होकर पाइप डाला जाए, और उस पाइप के जरिए इन सारे मजदूरों को बाहर निकाला जाए। जितने भी परिवार जो बाहर हैं, उन्होंने कुछ दबे स्वरों में मीडिया से बातचीत की कि जितने भी सेफ्टी नॉर्म्स हैं, यानी कि जो सुरक्षा के जो प्रोटोकॉल्स हैं, उनको फॉलो नहीं किया गया है। मजदूरों को अक्सर इस तरीके से टनल्स के अंदर मरने के लिए छोड़ दिया जाता है, क्योंकि जो हिमालय माउंटेन्स हैं, अगर आप इन पहाड़ों की बात करें, तो ये बहुत ही फ्रेजाइल, बहुत सॉफ्ट माउंटेन्स हैं, जिनको जिनके बारे में ये कहा जाता है कि ऐसे सॉफ्ट माउंटेन्स में अगर आप टनल खोदेंगे तो क्या होगा, वो तो भरभरा कर गिर जाएगा। और एग्जैक्टली यही चीज हुई जब ये हादसा हुआ है। तो और जनरल वीके सिंह, नितिन गडकरी, केंद्रीय मंत्री वहां पे पहुंचे थे। उन्होंने खुद ऑन रिकॉर्ड मीडिया को बाइट्स दिया है कि भाई ये तो बहुत ही फ्रेजाइल माउंटेन्स हैं, और इस तरीके का हादसा। तो सवाल ये उठता है कि अगर मंत्री इस बात को ऑन रिकॉर्ड मान रहे हैं, तो ये टनलिंग एक्टिविटी जो कि बंद होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए हिमालयस में, तो ये क्यों हो रही है? क्या मजदूरों की सुरक्षा से खिलवाड़ किया गया है? एक एनजीओ है जिसका नाम है समाधान। उस एनजीओ ने उत्तराखंड हाई कोर्ट में एक पीआईएल भी दाखिल की है, और उस पीआईएल को कोर्ट ने एडमिट कर लिया था। और उस पीआईएल में ये कहा गया है कि मजदूरों की जान से खिलवाड़ किया जा रहा है सरकार के द्वारा। तो आज ताजा तस्वीरें क्या हैं, इस समय वहां के हालात क्या हैं, हमारे साथ इंद्रेश मैखूरी जुड़ रहे हैं, जो कि सेक्रेटरी हैं सीपीआईएमएल उत्तराखंड के। और इंद्रेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और दर्शकों को मैं बता दूं कि इंद्रेश मैखूरी, हम ये प्रोग्राम कल रिकॉर्ड करने वाले थे, लेकिन इंद्रेश जी उत्तरकाशी में थे। आंखों देखा हाल वो हमें बताएंगे कि वो क्या चीज देखकर आए हैं, किस तरीके से सुरक्षा के इंतजाम में कोताही बरती है, और किस तरीके से सुरक्षा के इंतजामों में समझौता हुआ है सरकार के द्वारा। आज इसी सब पर हम बातचीत करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर सत्यहिंदी पर। और जो मेरा पहला सवाल है कि आप जो ताजा तस्वीरें खुद अपनी आंखों से देख कर आए हैं, वो क्या है, और उसको थोड़ा बयान करिए सारे दर्शकों के लिए। आप अनम्यूट कर लीजिएगा इंद्रेश जी। हाँ, अनम्यूट कर लीजिए सर। आपका फ्रेम फ्रीज हो गया है इंद्रेश जी। इंद्रेश जी, जी बोलिए। हाँ सर, आप अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए, आप अनम्यूट करिए। हाँ जी, जी। जी, जी, जी। देखिए कल हम लोग वहाँ गए थे, मैं और वरिष्ठ पत्रकार त्रिलोचन भट्ट जी। और हैरत की बात ये है कि पिछले पिछले कई दिनों से लगातार ये चल रहा है कि रेस्क्यू ऑपरेशन बड़ी तेज़ गति से चल रहा है, बिल्कुल बहुत ही रात-दिन युद्ध स्तर पर चल रहा है। और आश्चर्यजनक ये है कि कल जब हम वहाँ पहुँचे तो पता चला कि जिस ऑगर मशीन की चर्चा इतनी चल रही है, वो कल दोपहर बाद चलना शुरू हुई है। पिछले 4 दिनों से कोई ऑगर मशीन नहीं चल रही थी, कोई रेस्क्यू ऑपरेशन एज़ सच नहीं चल रहा था। जिस वर्टिकल ड्रिलिंग की बात हो रही है, उस वर्टिकल ड्रिलिंग में सिर्फ इतनी ही बात हुई थी कि कल तक कि वहाँ बीआरओ ने उस जगह तक जहाँ से वर्टिकल ड्रिलिंग होनी है, वहाँ तक पहुँचने के लिए सड़क बनाई हुई थी। वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए मशीन कल तक तो वहाँ नहीं पहुँची थी। तो असल में जितनी तेज़ी समाचार माध्यमों में बनाई जा रही है, जितनी तेज़ गति रेस्क्यू ऑपरेशन की समाचार माध्यमों में है, उतनी तेज़ गति यदि धरातल पर होती तो शायद है कि मजदूर अभी तक बाहर निकल चुके होते। आज भी जो खबर है कि कहा जा रहा है कि 45 मीटर तक ड्रिल कर लिया गया। तो ये देखिए बार कैसे आगे बढ़ता है। शुरू में जब बात हुई
तो कहा गया कि भाई 20 मीटर ड्रिल हो चुका है, 40 मीटर पर मजदूर हैं। आज 45 मीटर ड्रिल हो चुका है, अब कहा जा रहा है कि 60 मीटर पर मजदूर हैं, वहां तक पहुंचना है। अब जैसा हम लोग जानते हैं, सारे लोग ये चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी मजदूर बाहर निकले। अब 12 दिन होने को है, बल्कि लोगों का कहना है कि कुछ मजदूर तो 11 तारीख की रात की ड्यूटी से वहां अंदर है। 12 को सुरंगेरी है, लेकिन वो रात से वहां अंदर है। तो इतने दिन तक वो सरवाइव कर पा रहे हैं। ये अपने आप में बड़ी बात है। हालांकि इस देश में मजदूर ऐसे ही सरवाइव करता रहा है। हमने लॉकडाउन में देखा कि हजारों किलोमीटर, हजारों लोग पैदल चल करके देश के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचे, बिल्कुल अमानवीय ट्रीटमेंट के साथ पहुंचे। तो वो मजदूरों का दम है कि वो मजदूर होने की वजह से सरवाइव कर पा रहे हैं। वरना आप सोचिए, कल रात भी हम लोग रास्ते में चलते चलते जो प्रेस ब्रीफिंग की जा रही थी, वो प्रेस ब्रीफिंग भी सुन रहे थे। तो प्रेस ब्रीफिंग क्या है कि हमने अंदर खिचड़ी भेजी, हमने अंदर संतरे भेजे, हमने उन्होंने नमक मांगा तो नमक भेजा, ये प्रेस ब्रीफिंग है। असल में जो ज़मीन पर जो हालात हैं, एक खास जगह के बाद तो जहाँ से वो सुरंग का मुहाना दिखाई दे रहा है, उस सुरंग के मुहाने से तो जहाँ से वो दिख रहा है, वहाँ से आगे जाने की किसी को अनुमति नहीं है। ये ठीक बात है कि नहीं भी होनी चाहिए। सब मीडिया और सब वहाँ घुस जाएगा तो अजीब तरह की स्थिति पैदा हो जाएगी। लेकिन असल में मिस इन्फॉर्मेशन या डिसइन्फॉर्मेशन, मतलब जितनी सूचना हमारे पास यहाँ है, उतनी सूचना वहाँ मौके पर खड़े हुए लोगों के पास भी है। उससे ज़्यादा सूचना उनके पास भी नहीं है। और पूरा ये जो युद्ध स्तर का जुमला है, ये कैसे चल रहा था कि पहले 900 मीटर का पाइप, 900 एमएम का पाइप डाला गया, अब 800 एमएम का पाइप डाला गया। कल से वो 800 एमएम का पाइप डाला जाना शुरू हुआ। तो ये एक्सप्लेनेशन किसी के पास नहीं है कि पहले 900 एमएम क्यों डाला जा रहा था, अब 800 एमएम का क्या लॉजिक है। तो कोई ये लॉजिक एक्सप्लेन करने को तैयार नहीं। सिर्फ वो मीडिया विजुअल्स हैं कि भाई ये देखिए 800 एमएम का पाइप अंदर जा रहा है। तो एक तरह से पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर के किसी तरह की कोई तैयारी हो, कोई इंतजामात हों। जब पूरी परियोजना की आप तैयारी करते हो तो उसमें वर्स्ट सिचुएशन की तैयारी करते हैं। लेकिन यहाँ जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कि नी जर्क रिएक्शन है, कि घुटने पर झटका लगा तो जो रिएक्शन हो सकता है वो रिएक्शन है। तो 4 प्लान है, 5 प्लान है, 6 प्लान है, कोई प्लान नहीं है। एकमात्र सबसे असरकारक प्लान जो है वो है कि अंदर से ड्रिल करना। वही हो रहा है, उसी से सफलता मिलेगी। बाकी वर्टिकली ड्रिल करेंगे, इधर से करेंगे, उससे कोई बहुत ज़्यादा प्रभाव देखिए होने क्या वाला नहीं है। इंद्रेश जी, जिस तरीके से खबरें जो मीडिया में आ रही हैं और पूरा जी। ऑप्टिक्स का खेल है कि कैमरे पे देखिए मजदूर दिख रहे हैं, मजदूर ठीक हालत में हैं, उनको खिचड़ी पहुंचाई जा रही है, बॉटल्स को दिखाया जा रहा है कि ये देखिए बॉटल्स में भर भर कर सामान जा रहा है। तो ये क्या पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन का सरकार ने मजाक बना दिया है? देखिए, सब चीज़ असल में ये जो सरकार इस समय है, ख़ास तौर पर देश की सरकार, तो वो सरकार के लिए सब चीज़ इवेंट है। वो हर चीज़ को एक तरह के इवेंट में तब्दील कर देते हैं। तो उस इवेंट में ये कैमरा अंदर गया, ये सब अंदर गया। कल तो जब हम लोग वहाँ साइट पर मौजूद थे तो हमसे किसी ने कहा कि अच्छा, प्रधानमंत्री जी भी फ़ोन से बात करने वाले हैं। फिर मालूम पड़ा कि कोशिश की जा रही थी कि मज़दूरों से प्रधानमंत्री जी की फ़ोन से बात हो जाए। तो अच्छा। प्रधानमंत्री जी, लेकिन वो शायद रात तक कल हो नहीं पाया इंतज़ाम, जो भी इंतज़ाम थे। तो हमने कहा कि भाई प्रधानमंत्री जी फ़ोन पर बात करने के बजाय खुद ही आ जाएँ, वो कहें आकर के सुरंग के सामने कि नहीं, मैं ही जाकर के बाहर निकाल करके लाऊँगा, तो तब हो हम्म। सकता है कि शायद उसकी गति तेज़ हो जाए। तो सब चीज़ को इवेंट में तब्दील कर देना, एक ऐसी स्थिति को, जो कि बहुत चिंताजनक स्थिति है। पिछले 11-12 दिन से पूरी दुनिया में इस बात को लेकर के चर्चा है। और उसमें हमारी प्रतिक्रिया क्या है, हमारे मुख्यमंत्री जी की प्रतिक्रिया क्या है। तो पहले दिन भी वो कह रहे थे नहीं, प्रधानमंत्री जी नज़र बनाए हुए हैं। परसों भी उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने मुझसे फ़ोन करके पूछा। कल भी आप उनका ट्वीट देखिए तो प्रधानमंत्री जी ने फ़ोन करके पूछा। असल में तो ज़िम्मेदारी स्टेट की नहीं है, ये स्टेट की परियोजना नहीं है, ये केंद्र की परियोजना है, केंद्र सरकार का ही काम है। और केंद्र सरकार की निगरानी में कैसे काम हो रहा है, किस तरह का विकास के नाम पर विनाश हो रहा है, उसका ये एक और उदाहरण है। क्योंकि हम्म। हमने तो 2021 में रेणी में देखा, रेणी तपोवन में, जोशीमठ में, कि वहाँ टनल में लोग दब करके मर गए। वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की परियोजना थी, एनटीपीसी उसको कर रही थी, एक तरह का काम उसका। और यहाँ भी, और इससे पहले अभी अगस्त के महीने में रेलवे की सुरंग में बारिश में 109 लोग फंसे और उनको फिर रेस्क्यू करके निकालना पड़ा। रेलवे की सुरंग बन रही है ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन की, तो शिवपुरी के पास पानी भर गया उस सुरंग के अंदर इतना ज्यादा कि मजदूरों को 109 मजदूरों को रेस्क्यू करके निकालना पड़ा। तो सेंटर के सारे प्रोजेक्ट्स में पर्यावरणीय मानकों का, मजदूरों की सुरक्षा का किस तरह से खिलवाड़ किया जा रहा है, उसके सीरीज ऑफ एग्जाम्पल्स हैं, एक के बाद एक उदाहरण है।
तो जितना नहीं तो गंभीरता लेकिन से लेना जैसे चाहिए वो। ऋषि जो ये सिलक्यारा बरकोट टनल की मैं बात कर रही हूँ, यहाँ पर किस तरीके की कोताही बरती गई है जहां तक मजदूरों की सुरक्षा का सवाल है? क्योंकि जब विजुअल्स हमें दिखते हैं तो विजुअल्स में वो हेलमेट भी उन्होंने पहनी है, उन्होंने जैकेट भी पहना है, उनकी चीजें ठीक भी दिख रही हैं। तो अगर हम आउटराइटली ये कह दें कि नहीं उनकी सुरक्षा से समझौता हुआ है या सेफ्टी नॉर्म्स नहीं फॉलो किए गए हैं, तो विजुअली तो कुछ और नजर आ रहा है। तो किस आधार पर हम ये कहें कि सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया है सरकार ने? देखिए, मज़दूरों के संदर्भ में आप सोचिए कि वहाँ जितने मज़दूर काम कर रहे हैं अंदर, तो एक ठीक-ठीक लिस्ट तक नहीं थी। उनकी कोई सूची नहीं थी। पहले झटके में कहा गया 36 हैं, फिर हुआ हम्म 40 हैं पहले दिन ही, फिर 5 दिन तक 40 ही मज़दूर थे। छठे दिन जाकर के 41 की सूची हुई। तो आप कितने लोगों को निकालने वाले हैं, ये सूची तक आपके पास ठीक-ठीक नहीं है। और उसके अलावा पता चला कि जितने मज़दूर अंदर हैं, उसमें से केवल 13 ही श्रम विभाग में रजिस्टर्ड हैं। बाकी रजिस्टर्ड नहीं है। इंश्योरेंस लोगों का प्रॉपर नहीं है। तो ये सब तो इतने खतरनाक जगह आप उनको भेज रहे हैं और उनका प्रॉपर इंश्योरेंस नहीं है, उनका श्रम विभाग में रजिस्ट्रेशन नहीं है। कल को किसी के साथ खुदा न खास्ता कोई दुर्घटना हो जाए तो उसके लिए फिर कौन जिम्मेदारी लेगा। और इसमें आप समझिए कि जो मजदूरों से काम कराया जाता है तो ज़्यादातर क्या होता है कि लेबर कॉन्ट्रैक्टर है, वो मजदूर सप्लाई करता है। तो उन मजदूरों की सुरक्षा से लेकर के सब कुछ की जिम्मेदारी असल में किसी कंपनी की है ही नहीं, वो ठेकेदार के मजदूर हैं। ठेकेदार जाने वो मजदूर जिंदा रहें, वो मजदूर जिंदा न रहें, ये सारा जिम्मेदारी ठेकेदार की है। ये सारी परियोजनाओं की हकीकत है। तो ये सब चीजें बेहद चिंताजनक हैं। और इसके साथ साथ जो लेकिन दूसरी इंद्रेश बात जी है कि सुरंग निर्माण में। जी, नहीं मैं सुरंग निर्माण पर ही आ रही थी हाँ। कि इस पूरे हिमालयन माउंटेन जी। में कई सुरंगें इस तरीके से बनाई गई हैं और जितने भी टनल्स हैं, हम्म। क्या ये मुमकिन है कि ऐसे टनल्स की खुदाई में कई मजदूर मर गए होंगे जिसकी संख्या हमारे पास नहीं है और ना प्रशासन के पास है? देखिए, मैंने सामान्य समयों में ये तो एक ऐसी स्थिति हो गई कि अचानक से लोग ट्रैप हो गए। वरना तो जल विद्युत परियोजनाओं से लेकर के सड़क निर्माण से लेकर के और तमाम जगह कितने मजदूर हताहत हो जाएं जिनकी गिनती भी ना हो, तो ये कोई कह भी। फ्रेम फ्रीज कर रहा है, आपका फ्रेम फ्रीज कर रहा है इंद्रेश जी। कोशिश करते हैं इंद्रेश जी की वापस। जी इंद्रेश जी, आपका सिग्नल फ्रीज कर रहा है। हाँ हाँ, जी, जी, वो जी दरअसल जी। बीच में फ़ोन आ जाता है तो ये दिक्कत है। हाँ, तो बोलिए बोलिए। गडकरी जी बता रहे थे कि वो कितने लाख करोड़ की सुरंगें बनाई जा रही हैं, पौने 4 लाख करोड़ या इतने की सुरंगें पूरे हिमालयी रीजन में बनाई जा रही हैं। लेकिन उसको लेकर के जो तैयारी है और जितना पहाड़ का स्टडी जिस लेवल पर चाहिए, क्योंकि पहाड़ को अगर आप सामान्य नज़रों से भी देखें, सामान्य निगाहों से देखें चलते हुए, तो आपको दिखाई देगा कि वो एक जैसा नहीं है। मतलब 100 मीटर या 50 मीटर में भी आप 4 तरह का स्ट्रक्चर्स देख सकते हैं। कहीं पर बहुत कठोर चट्टान है, कहीं पर केवल मिट्टी है, कहीं पर पत्थर हैं, कहीं पर कुछ और चीज़ें हैं। तो उतना आप सुरंग खोदने चले तो जब आपने बनाया उसके लिए प्लान, तो आपने योजना बनाई कि भाई एक पहाड़ खोदना है, लेकिन वो पहाड़ तो एक जैसा है ही नहीं। वो हर कदम पर अलग-अलग है, जिसको अंततः गडकरी जी ने भी स्वीकार किया जिस दिन वो उत्तरकाशी वहां सिलक्यारा टनल के बाहर गए कि ये तो इसमें तो बहुत ही अनसर्टेन किस्म का स्ट्रेटा है। तो यही हम कह रहे हैं कि क्या आपके पास सरकार के पास इतनी तैयारी है कि इतने अनिश्चित किस्म के स्ट्रेटा में वो सबकी सुरक्षा सुनिश्चित कर रहे हैं, पर्यावरण पारिस्थितिकी यानी कि आप कह रहे हैं कि प्रकृति की सरकार सुरक्षा ने सुनिश्चित करें। यानी कि आप कह रहे हैं कि सरकार ने ऐसी कोई मैपिंग या कोई सर्वे ऐसा नहीं किया है कि कौन से पहाड़ में हम टनल बनाएं ताकि इस तरीके की के हादसे ना हो, ऐसा कोई सर्वे सरकार के पास नहीं है? ये तो स्वयं नितिन गडकरी जो केंद्र सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के मंत्री हैं, वो कह चुके हैं कि ये हम्म अनसर्टेन स्टेटा है, ये हिमालय तो कच्चे पहाड़ हैं, बनते हुए पहाड़ हैं। तो जो मैं तो लगातार ये बात कह रहा हूँ कि भाई आपको ये पता किस दिन चला कि ये कच्चे पहाड़ हैं, ये बनते हुए हम्म पहाड़ हैं, अनिश्चित किस्म के पहाड़ हैं। जिस दिन सुरंग गिर गई उस दिन आपको पता चला कि अच्छा ये तो अनिश्चित किस्म के पहाड़ हैं, या आपको हम्म। इसका अध्ययन पहले से करना चाहिए था। और इस परियोजना में खास तौर पर ये चार धाम सड़क परियोजना है, इसके बारे में अगर आप सुप्रीम कोर्ट का 2021 का फैसला पढ़ें, दिसंबर 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने इस परियोजना को हरी झंडी दी। लेकिन उस फैसले में ये रेखांकित किया गया कि यहाँ जो काम हो रहा है वो खराब तरीके से हो रहा है।
वो हुँ। पर्यावरणीय मानकों का ख़्याल नहीं रखा जा रहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा कि अगर आगे काम करना है तो सस्टेनेबल तरीके से काम करना होगा। और लेकिन फिर भी उन्होंने सरकार ने लिखा सुना अपने अपने हाँ, नहीं सुना, बल्कि उसमें लिखा हुआ है सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कि यदि आपको आगे काम करना है तो इसके लिए जो एनवायरमेंटल कंसर्न्स है, उनको पूरा करने के लिए अगर परियोजना की कॉस्ट भी बढ़ जाए तो उसकी भी परवाह नहीं करनी है। तो ये हुँ। इसके बावजूद इसका मतलब इस दिखाई दे रहा है कि वो तो सुप्रीम कोर्ट की ये फैसले की सुनवाई वहाँ नहीं हुई, सुप्रीम कोर्ट को नहीं सुना गया। तो हुँ। ये जो परियोजना बनाने वाली कंपनियां हैं, राजनीतिक वरदहस्त इनके ऊपर इस कदर बड़ा है कि इनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि सुप्रीम कोर्ट भी क्या कह रहा है, उसकी अवहेलना करने में भी इनको कोई परेशानी नहीं हो रही है। नहीं तो अब आखिर इन लोगों को सज़ा कैसे मिलेगी? अकाउंटेबिलिटी कैसे होल्ड किया जाएगा? अगर सुप्रीम कोर्ट की भी ये कंपनीज़ बात नहीं मान रही हैं, जो वहाँ पर विकास का काम कर रही हैं, सरकार से उनको संरक्षण मिला है, ना सरकार सुनेगी, ना कंपनी सुनेगी, तो फिर सुप्रीम कोर्ट के क्या मायने हैं? और ऐसे लोगों के खिलाफ धरपकड़ कैसे होगी? नहीं, हमारा तो हम तो पहले दिन से ये बात कह रहे हैं। मैंने तो सबसे शुरुआती दिन में ये बात कही कि ये जो कंपनी यहाँ काम कर रही है नवयुग कंस्ट्रक्शन और एनएचआईडीसीएल, नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इनके खिलाफ तो एफआईआर दर्ज होना चाहिए। भाई, इन्होंने लोगों का जीवन संकट में डाला, इन्होंने ये ऐसे हालात पैदा कर दिए कि लोगों की ज़िंदगी और मौत का सवाल पैदा हो गया। लापरवाही से काम करने के लिए इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। लेकिन आप सोचिए कि पूरा सरकारी आपको सिस्टम लगता है कि ये उसमें एक क्रिमिनल नेग्लिजेंस का मामला है? बहुत ही संगीन नि, क्रिमिनल नि, नेग्लिजेंस? निश्चित ही ये एक तरह से आपराधिक लापरवाही है। और उस आपराधिक लापरवाही के चलते 40-41 लोगों का जीवन संकट में पड़ा है, उनके परिवार संकट में आ गए हैं। तो निश्चित ही इनके खिलाफ कार्रवाई करने की जरूरत है। लेकिन अगर आप भाषा देखें तो केंद्र सरकार के मंत्रियों से लेकर के और राज्य सरकार के अफसरों तक सब कह रहे हैं कि नहीं, अभी इस पर बात मत करिए, अभी तो सिर्फ हमारा फोकस है रेस्क्यू पर। निश्चित ही हुँ। रेस्क्यू पर फोकस होना चाहिए, लोगों को बाहर निकाला जाना चाहिए। लेकिन किनकी वजह से ऐसे हालात पैदा हुए, उन पर कार्रवाई कब होगी? जब लोग निकाले जाएंगे उसके बाद कहा जाएगा कि अब तो निकल गए, ठीक है, इसका उत्सव मनाइए, इसकी खुशी मना दीजिए, एक और नहीं इवेंट हो जाएगा। लेकिन हुँ। और फिर हम इंतजार करेंगे कि अगली बार ऐसी कोई घटना घटे, फिर चर्चा हो इस बात की। नहीं, तो आपको लगता है कि सरकार ऐसा कोई सबक लेगी? अगर मान लीजिए सारे मज़दूर जो कि प्रार्थना भी हम कर रहे हैं कि सारे सुरक्षित होकर वो वापस आएँ, लेकिन क्या वापस आने के बाद टनलिंग का काम हिमालयज़ में बंद हो जाएगा? क्या वापस आने के बाद सरकार कोई कड़ी से कड़ी इस तरह की कार्रवाई करेगी कि भई देखिए, अगर मज़दूरों को हम टनल के अंदर भेजेंगे तो उनके सेफ्टी नॉर्म्स, उनकी सुरक्षा को लेकर सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो करने चाहिए। क्या वो चीज़ आप होती हुई देख रहे हैं? देखिए, ऐसा हो तो अच्छा है। हमारे यहाँ मुख्यमंत्री का अखबार में बयान आया कि हम समीक्षा करेंगे सारे हुँ। टनल बेस्ड प्रोजेक्ट का। लेकिन मुख्यमंत्री कैसे समीक्षा करेंगे केंद्र के प्रोजेक्ट्स की? मुख्यमंत्री तो नहीं कर सकते हुँ। सेंट्रल प्रोजेक्ट की समीक्षा, वो तो केंद्र की सरकार करेगी। केंद्र की सरकार ने एक भी बार ये शब्द नहीं कहा, स्वयं मंत्री वहाँ मौके पर गए, उन्होंने भी नहीं कहा कि वो समीक्षा करेंगे। तो असल बात तो यही है कि अगर इनको सुरक्षा के मानकों की चिंता होती तो ये पूरा प्रोजेक्ट ऐसे करके बनाया ही क्यों जा रहा होता? ये तो जहाँ से इसकी शुरुआत हुई वहाँ से शुरू ये ऐसे करके हुआ कि भाई पर्यावरण प्रभाव आकलन नहीं कराना है, एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट नहीं कराया गया इस परियोजना में। 890 किलोमीटर के चार धाम सड़क परियोजना में एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट के कानून से बचा जा सके, इसके लिए कहा गया कि ये 890 किलोमीटर तो है, लेकिन ये एक परियोजना नहीं है, ये तो 53 पैकेजेस हैं 100-100 किलोमीटर के छोटे। तो ये सड़क किसकी है? केंद्र सरकार की। एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट का कानून किसका है? केंद्र सरकार का। एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट से बचने का रास्ता कौन निकाल रही है? केंद्र सरकार। तो जब कानून से बचने के चोर दरवाजे खुद ही केंद्र की सरकार खोज रही है, वो खोजती रही है, तो तब आगे के लिए क्या सबक होगा? जिसमें प्राइमरी बात ये है कि मुनाफा कैसे सुनिश्चित किया जाए। वो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी का पेट फाड़ करके भी अगर सोने का अंडा निकालना पड़े तो वो निकाला जाए, ये प्राइमरी बात है। वहाँ सुरंग के सामने हम लोग पहुँचे तो वहाँ लोगों की ये धारणा है, मज़दूरों की भी ये धारणा है कि असल में तो जो परियोजना निर्माता कंपनी है और जो पूरा सिस्टम है उसकी प्राथमिकता ये है कि भाई सुरंग को कम से कम नुकसान करते हुए मज़दूरों को निकाला जाए। ये लोगों के हुँ। मौके पर धारणा है। तो असल में जिनकी प्राथमिकता आपकी क्या है? प्राथमिकता आपकी वो परियोजना है, वो सुरंग है, मुनाफ़ा है और तब उसके बाद कहीं लोगों की सुरक्षा है, मज़दूरों की सुरक्षा है।
बिल्कुल, और नहीं बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और बहुत ही साफ शब्दों में आप इस चीज़ को बयान कर रहे हैं। लेकिन इंद्रेश जी, मैं भी आपसे समझना चाहती हूँ कि कई लोग अभी 1-2 दिन से इस बात को लेकर चर्चा कर रहे हैं कि ये बहुत बड़ा उत्तराखंड में ये टनल घोटाला है और इस टनल घोटाले की भी बात हो रही है। तो ये किस हद तक इसे हम घोटाला कहेंगे और क्या वाक़ई में केंद्र सरकार इसमें कटघरे में आती हुई नज़र आ रही है? देखिए घोटाला इन द सेंस कल वहाँ मौके पर भी कुछ पत्रकार लोगों ने मुझसे कहा कि अच्छा ये भ्रष्टाचार का एक पहलू है। मैंने कहा हाँ, उसकी जाँच होना एक बहुत ज़रूरी बात है। जैसे सबसे आसान है कि भई कैसे घपला होता है, पैसे कैसे ठिकाने लगता है। तो जैसे मग डिस्पोज़ल का एक प्लान होता है, आपको मलबा कहाँ डिस्पोज़ करना है इसका बाकायदा डीपीआर में व्यवस्था होती है। तो वो खर्चीला काम है लेकिन कि मलबे का निस्तारण ठीक से करना है। अगर आप इस पूरे चार धाम सड़क परियोजना के पूरे रूट पर किसी भी दिशा में निकल लें, वो सिर्फ उत्तरकाशी वाली दिशा नहीं, किसी दिशा में निकल लें, तो आप पाएंगे कि सारा मलबा वो ठीक नदियों के ऊपर है और उस पर बोर्ड लगा दिया गया है ये मक डिस्पोजल साइट है। वो सारा मलबा बह करके नदियों में जाता है, फिर जिस समय बरसात होती है वो नई तरह की तबाही का इंतजाम करता है। ऐसा सारी परियोजनाओं में, बिजली परियोजनाओं में भी है, सड़क परियोजना में भी है, रेल में भी है। तो ये एक तरह से इसी तरह से तमाम जो ज़रूरी काम हैं जिनको किया जाना है जिससे सुरक्षा सुनिश्चित हो, जिससे आपदा की स्थितियाँ न बने, वो सारे काम को आराम से किनारे कर लिया जाता है क्योंकि चौबीसों घंटे तो किसी की निगरानी है नहीं उन पर, चौबीसों घंटे कोई निगाह रखे भी नहीं हुआ है। जो चौबीसों घंटे सवाल उठा रहा है उसको ये लेबल करना आसान है कि भई ये सारे विकास विरोधी लोग हैं, ये चाहते नहीं विकास हो। तो और विकास का जो पूरा मॉडल है वो एक तरह से विनाशकारी किस्म के विकास का मॉडल है जो तबाही और बर्बादी हर समय लेकर के आता है। मैंने आप सोचिए फर्ज जैसे उदाहरण के लिए मैं कहूँ कि जोशीमठ में हम लोगों ने तो हमारे साथी हैं कॉमरेड अतुल सती और हम लोग 2002-3 से उस परियोजना के खिलाफ खड़े थे। ये कह रहे थे कि बर्बादी होगी और आज 20 बरस बाद ये साबित हो रहा है कि हाँ उस परियोजना से बर्बादी हो रही है। तो लेकिन जब आप शुरू में ये कहते हैं तो उस समय आपको विकास विरोधी लेबल करना आसान होता है कि आप चाहते नहीं हैं और जब आप एनवायरमेंटल नॉर्म्स या तमाम चीज़ों की बात कहते हैं तो तब भी लोग कहते हैं कि नहीं ये तो कुछ बहुत आदर्शवादी किस्म की बात हो रही है ना? और ये भी एक बड़ा आसान जुमला है कि भाई जब विकास होता है तो कुछ तो विनाश होता ही है। लेकिन सवाल ये है कि जो ये विकास हो रहा है, ये किसका विकास हो रहा है और जो विनाश हो रहा है वो किसका हो रहा है? क्या एक ही लोग हैं जिनका विकास भी और विनाश भी हो रहा है? तो विकास की का मुनाफ़ा बटोरने वाले लोग अलग हैं और विनाश की तबाही झेलने वाले लोग दूसरे हैं, रिसीविंग एंड पर खड़े लोग एकदम दूसरे हैं। तो ये एक हकीकत है। लेकिन इंद्रेश जी, मज़दूरों की जान से और ख़ासकर ये गरीब मज़दूर जो कि उड़ीसा, झारखंड, हिमाचल, कुछ उत्तराखंड के भी हैं उसमें, अ, आपको क्या लगता है कि इनके बारे में ज़्यादातर जो मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, उन्होंने खबरें शुरू में नहीं दिखाई। अभी ये पिछले 2 या 3 दिन से जब से ये एक तो ऑप्टिक्स जो पूरा का पूरा खेल था कि कैमरे में मज़दूर दिख रहे हैं, उसके बाद से सारा मीडिया वहाँ पहुँच गया। लेकिन 12 नवंबर से लेकर लगभग 8 या बल्कि अभी 2-3 दिन से बल्कि मीडिया थोड़ा जागा है, वरना मीडिया तो सो रहा था। मीडिया वर्ल्ड कप कवर कर रहा था, मीडिया छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के चुनाव में लगा हुआ था। क्यों ब्लैकआउट की गई थी? क्या वहाँ से कोई हिदायत मिली थी कि इस सुरंग की घटना को नहीं दिखाना है? उत्तराखंड के मीडिया की मैं बात कर रही हूँ और नेशनल मीडिया तो बाद में पहुँचा है, लेकिन सभी लोग कह रहे हैं कि मीडिया की कवरेज में भी बहुत लापरवाही थी। देखिए मज़दूर तो लोगों के लिए वैसे भी खबर नहीं है। बहुत उस तरह से मज़दूर खबर बनते नहीं, मज़दूरों की ज़िंदगी भी खबर नहीं बनती। उसमें कोई ग्लैमर नहीं है, उसमें कोई सनसनी नहीं है। हम जिस दौर में मीडिया में हैं, वो तो दौर ही इन्फोटेनमेंट का है, जिसमें इन्फो भी थोड़ा कम है, टेनमेंट यानी एंटरटेनमेंट थोड़ा ज़्यादा है। तो उस दौर में गरीब मज़दूरों की ज़िंदगियों के साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ये बहुत सरोकार की बात ही नहीं बनती। ना जो लोग पत्रकारिता कर रहे हैं, उसमें से बहुत छोटा ही हिस्सा है कि जो इतनी गंभीरता से चीज़ों को सोचता समझता है। और कल परसों से भी जो दिखाना शुरू हुआ तो वो क्या है, वो तो थोड़ा उत्सवी किस्म का माहौल है कि भाई वहाँ कैमरा पहुँच गया, मज़दूर देखिए सब ठीक-ठाक दिखाई दे रहे हैं और उनके पास भी जो सुरंग के मुहाने पर भी खड़े हैं पत्रकार लोग। नो डाउट कुछ लोग बहुत दिनों से बड़े कमिटमेंट के साथ, बड़ी प्रतिबद्धता के साथ मतलब मैं कल वहाँ जाकर के मिला तो बहुत सारे हमारे पत्रकार दोस्त हैं, जो एकदम 12 तारीख से वहीं खड़े हैं। दिवाली की रात को जो वहाँ पहुँच गए और वहीं खड़े हैं तब से और उस दिन से एकदम हिले नहीं उस जगह से। लेकिन उस जगह पर भी इन्फॉर्मेशन तो वहीं से आएगा, कंपनी से आएगा क्योंकि उस जगह से आगे जाने की अनुमति तो नहीं है। अभी सुनते हैं कि आज किसी चैनल के पत्रकार जो है पाइप में घुस करके दिखा रहे थे कि पाइप में कैसे घुसा जाता है 800 एमएम के पाइप में। तो यही
स्टंट करने के अलावा कोई रास्ता दूसरा है नहीं कि लोग कर सकें। और हिदायत का जो प्रश्न है, तो कल तो एक एडवाइजरी जारी हुई है इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री की तरफ से, जिसमें कहा गया कि भाई ज़्यादा सनसनी मत दिखाइए। गडकरी जी जिस दिन गए उस दिन भी उन्होंने पत्रकारों से कहा कि नहीं देखिए, आप ये टेक्निकल सवाल मत उठाइए, इससे एकदम दूसरे तरह की बात हो जाती है। खुलेआम मंत्री कह रहे हैं कि भाई टेक्निकल सवाल मत उठाइए, लोगों ने एस्केप टनल का सवाल उठाया तो निश्चित ही मीडिया पर तो एक शिकंजा है, एक यानी आप दबाव है कह सत्ता रहे का हैं कि सीधा-सीधा। जब नहीं तो ये यानी कि जो मीडिया ये इस बात को लेकर सवाल उठा रहा है कि भाई उस टनल के अंदर एस्केप रूट क्यों नहीं था और अभी भी एस्केप टनल कहाँ है अभी किसी को पता नहीं है। ये बात तो सही है, लेकिन इंद्रेश जी जो एक और सवाल है कि जो आर्नल्ड डिक्स है, जो इंटरनेशनल टनलिंग एक्सपर्ट है, जो इस समय वहाँ पे काम कर रहे हैं, उन्होंने कल एक टेलीग्राफ को इंटरव्यू दिया और कहा कि देखिए अभी तो बहुत ही अनिश्चितता है कि अनसर्टेनिटी है थोड़ा कि वो कब निकलेंगे बाहर मजदूर। सरकार की तरफ से जो प्रेस रिलीजेस जारी हो रही है उसमें यही कहा जा रहा है कि बस आज रात को या कल सुबह तक तो मजदूर निकल जाएंगे। लेकिन मैं आपसे समझना चाह रही हूँ, आपकी और भी लोगों से बातचीत हुई होगी कि रियलिस्टिकली स्पीकिंग क्या ये मजदूर वाकई में जल्द से जल्द बाहर आएंगे या अभी एक बहुत लंबा अरसा अभी बीतेगा? क्योंकि आर्नल्ड डिक्स में जिनकी बात कर रही हूँ उन्होंने तो क्रिसमस तक का समय ले लिया कि देखिए हो सकता है तब तक का टाइम लग हाँ, जाए। हाँ, मौके पर भी लोगों ने बताया कि आर्नल्ड डिक्स ने लोगों से पर्सनल बातचीत में कहा कि आई एम हियर टिल क्रिसमस। यस। और इसके अलावा उन्होंने जो लोगों से कहा वहाँ मौके पर, वो उन्होंने कहा कि नेक्स्ट फ्राइडे इज़ गोइंग टू बी गुड फ्राइडे, है ना? तो अब 2 दिन पहले आप सोचिए कि वो कह रहे हैं कि नेक्स्ट फ्राइडे इज़ गोइंग टू बी गुड फ्राइडे, और वहाँ तो मौके पर हर दिन ये सुबह एक बुलबुला छोड़ा जाता है कि बस अब बहुत करीब हैं, बहुत हो रहा है। 4 दिन से मैं आपसे कह रहा हूँ कि 4 दिन से कोई मशीन नहीं चल रही थी, टनल के अंदर कुछ नहीं हो रहा था, तब भी कोई नहीं कह रहा था कि नहीं साहब मशीन नहीं चल पा रही है, अभी दिक्कत आ गई है। कल दोपहर के बाद अगर मशीन चलना शुरू हुई है और कल दोपहर के बाद से वो चली है। तो अभी भी ये अनिश्चितता तो बनी हुई है, जो शुरू में मैंने कहा कि भाई पहले तो आपने कहा कि 40 मीटर पर लोग हैं, आज आप कह यानी रहे हैं कि कि 44 मीटर जी, हो गई। आपकी बात सुनकर माफ़ करिएगा मैं आपको रोक रही हूँ कि आपकी बात सुनकर क्या मैं ये पूछूँ आपसे कि सरकार क्या बचाव कार्य जो भी जिस भी गति से चल रहा है, पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर मोदी सरकार ने झूठ बोला है देखिए, और अब इसको छिपाने की ठीक-ठीक कोशिश कहें की कि है? हाँ, हाँ, छिपाने की ये कोशिश है। और इसमें ऐसा भी लगता है कि बहुत आइडिया किसी के पास है नहीं। बहुत हुँ, एजेंसीज़ में भी बहुत सारी एजेंसीज़ वहाँ काम करती हैं। लेकिन हमारे यहाँ गढ़वाली में एक कहावत है कि भई जिसका जहाँ बहुत सारे बिल्लियाँ हो जाती हैं, तो वहाँ चूहे नहीं मारे जाते फिर। बहुत बिल्लियाँ हो जाएँ एक जगह इकट्ठा, तो फिर उनसे चूहे मारना उनसे संभव नहीं होता। तो उसी तरह से बहुत सारी एजेंसीज़ तो हैं, लेकिन उनके बीच का जो समन्वय है, वो है कि नहीं है? लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और जो परियोजना निर्माता कंपनी है, उसके बीच में कोई समन्वय है कि नहीं है? ये भी एक प्रश्न है। और एनएचआईडीसीएल के अफ़सरों का तो ये रिकॉर्ड है, सिर्फ़ इसी समय नहीं, इससे पहले भी हम तमाम जगह सुनते रहे हैं कि भई डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का उन पर कोई नियंत्रण नहीं है, उनकी बात को कोई सुनते नहीं है, क्योंकि वो तो सीधा वहाँ सड़क और राजमार्ग मंत्रालय से गाइडेड हैं, तो उनके ऊपर गडकरी जी का वरद हस्त है, तो इसलिए जो है उन पर किसी के का दबाव काम नहीं करता या किसी की बात भी काम जी। नहीं करती। हाँ, इंद्रेश जी आखिरी सवाल कि आपकी क्या रीडिंग है कि कब तक ये मज़दूर बाहर आ जाएँगे और इनके जो परिवार हैं जो बहुत समय से लंबे अरसे से वेट कर रहे हैं, उनके लिए कब तक एक राहत की खबर उनको मिलेगी, आपके हिसाब से? जो चीज़ें आप देखिए वहाँ ये देख कर आए हैं उस आधार पर पूछ रही हूँ। ये तो ठीक-ठीक कह पाना संभव नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत सारे इफ एंड बट्स हैं। उसमें बहुत सारी प्रोबेबिलिटीज़ हैं कि अगर ऐसा हुआ तो, है ना? लेकिन उसमें ठीक रूप से, ठोस रूप से जो लोग कह पा रहे हैं कि वो 5 प्लान, 6 प्लान, जितने भी प्लान हों, लेकिन असल में सबसे जल्दी वाला जो प्लान है, माने वो जल्दी भी, कल भी लोग 2 दिन कह रहे थे, आज अभी भी आज का दिन तो नहीं कह रहे हैं। सुबह तो लोग कह रहे थे कि आज के दिन में हो जाएगा, लेकिन आज तो आज का दिन नहीं कह रहे हैं। लेकिन वही सबसे जल्दी वाला प्लान जो भी है, वो तो सुरंग के अंदर से ही उन तक पहुँचना है। बाकी सब तो एक तरह से कि भाई कुछ करते हुए दिखाई देना है, उस कुछ करते हुए दिखाई देने के पार्ट है। तो लेकिन हमारी कामना है, सारे देश में लोग चाहते हैं, इस प्रदेश में भी लोग चाहते हैं कि मज़दूर सुरक्षित बाहर आएँ। जी। चलिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया इंद्रेश मैखुरी जी और जी, सतेंदी की तरफ से और सभी दर्शक भी इस बात को लेकर कामना कर रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से ये सारे मज़दूर कम से कम सेफली वापस उस टनल से आएँ, इसी को लेकर पूरा देश इस बात की कामना कर रहा है। थैंक यू सो मच इंद्रेश जी फॉर धन्यवाद। जॉइनिंग ऑन सतेंदी। थैंक यू। धन्यवाद।